शेड्यूल कास्ट के भीतर सब डिवीजन और सब डिवीजन के ऊपर राजनीति करने का फायदा इस देश में जिन्होंने कोशिश की उनको मिला। नीतीश कुमार को मिला बिहार में। अब नीतीश कुमार को पूछना चाहिए कि जब आपने दलित महादलित बनाया, मैं नीतीश कुमार को चैलेंज करता हूं, 10 मुसहर कम्युनिटी के या महादलित कम्युनिटी के आईएएस के नाम बताओ जो आपकी लीडरशिप के अंदर बने, आपकी सरकार के अंदर। 10। मैंने बिहार में नौकरी किया हो, वो भी महादलित कम्युनिटी के साथ किया हो। वहां का ब्यूरोक्रेसी पूरा का पूरा भूमिहार के पास है। आप रिजर्वेशन नौकरियों में छोड़ दीजिए, रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में छोड़ दीजिए। स्कूल के अंदर मुसहर, चमार बच्चा, दुसाध बच्चा आगे नहीं बैठ सकता है अगर टीचर भूमिहार है। आप छोड़ दीजिए, बाकी दूर की बात। वो ड्रॉप आउट हो जाता है अगर उसके माँ बाप उसको ये कहते हैं कि भाई मैं मेरा पेट काट के तुमको स्कूल पढ़ा रहा हूं। उसके साथ स्कूल में इतना छल होता है, इतना ह्यूमिलेशन होता है कि वो स्कूल जाना ही छोड़ देता है। आप मुसहर टोला में जाके देखिए। लेकिन कोई भी रेडिकल वेलफेयर पॉलिसी जो है सरकार ने वहां पे नहीं बनाई, और इसका सीधा सीधा फायदा जो है खाली राजनीति को हुआ। तो दिस इज अ बैड फेथ पॉलिटिक्स। सब कैटेगराइजेशन बाय, चाहे वो राजनीति पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो, ये हमेशा बैड फेथ पॉलिटिक्स नहीं है। अगर आपका फेथ अच्छा होता है इसमें कि आपको भला करना है शेड्यूल कास्ट का, और अभी भी मैं कह रहा हूं, अरुंधतिया कम्युनिटी का आप उदाहरण दे रहे हो तमिलनाडु का। अरुंधतिया कम्युनिटी, मैं कहता हूं छोड़ दीजिए उनका एजुकेशन, उनके बच्चों में इतना ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है, आप उनके लिए अलग से स्कूल क्यों नहीं बनाते? वो छोड़ दीजिए। अरे जो बजट शेड्यूल कास्ट का है, भारत की कोई भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो ये शेड्यूल कास्ट सब प्लान है और शेड्यूल ट्राइब सब प्लान है, ऐसी कोई सरकार नहीं जो उसका मिसयूज नहीं करती है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो। और आप आरटीआई डालते इसके खिलाफ आंदोलन करोगे ना, आरटीआई एक्टिविस्ट को मार दिया जाता है। जो पैसा उनको आपने देना था कि भाई चलो मैं मानता हूं ये वाल्मीकि कम्युनिटी है, उनके लिए आपको स्पेशल ऐसा कॉलेज बनाइए, ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाइए कि वो अच्छे से अच्छा एजुकेशन ले पाए, वो आप क्यों नहीं कर रहे? और जब ऐसा होगा, सुप्रीम कोर्ट ये भी इस बात को भी नहीं कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन, मैं कहता हूं कि ये जो जजमेंट है, ऐसा लगता है कि सबसे बुरा और सबसे डेंजर, अगर वार किसके ऊपर आरक्षण ने किया तो सुप्रीम कोर्ट ने किया जजमेंट से। सबसे डेंजर, चारों तरफ से रिजर्वेशन को घेरा है, चारों तरफ से। जजमेंट के ऊपर कमेंट करते हो, आपने क्रिमिनल भी बोल दिया, जो कि जजमेंट का पार्ट नहीं था, ना पिटीशन का पार्ट था। लेकिन आपने जजमेंट के अंदर कमेंट करते हुए यह बात नहीं बोली कि भाई अगर जैसे मैंने कहा कि सब डिवीजन हुआ है तो उसके परिणाम के उसके ऊपर आपको नहीं बात करनी है। आपको शेड्यूल कास्ट के सब प्लान के ऊपर बात नहीं कर रही है, जो सरकार धड़ल्ले से उसका मजाक उड़ा रही है, उस पैसे का इस्तेमाल ऐसे ऐसे कामों के लिए कर रही है जिसको आप यहां पे दिल्ली में कांग्रेस के टाइम पे वो कॉमनवेल्थ के प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए हुआ था। बीजेपी की सरकार में वो गाय का चारा और व्हाट नॉट जो अभी न्यूज आ रही है उसके लिए हो रहा है, अलग अलग चीजों के लिए हो रहा है, वो हमारे पास तो नहीं आ रहा है। ये सवाल आपने नहीं पूछे। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा है कि शेड्यूल कास्ट इज नॉट वन होमोजेनियस कम्युनिटी, आई मीन देयर इज नथिंग टू सरप्राइज। शेड्यूल कास्ट एक होमोजेनियस कम्युनिटी नहीं है, ये कोई नया इनलाइटनमेंट नहीं है। शेड्यूल कास्ट एक हेटेरोजेनियस अलग अलग तरह का ग्रुप है। ये बाबा साहब तब भी कहते थे, अब भी कह रहे हैं, लेकिन प्रयास ये था कि शेड्यूल कास्ट एक होमोजेनियस लेवल पे, नेशनल लेवल पे ग्रुप बने ताकि वो अपने इंडिपेंडेंट राजनीति को जिंदा रख पाए। ये था। उसके तहत हमने क्या देखा कि जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में जो बाबा साहब के विरोधी भी थे, चाहे एमसी राजा हो, चाहे हमारे विदर्भ के कुछ लोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश के, उन सभी छोटे छोटे दलों ने जो अपने जाति के संगठन थे, उन्होंने ये कहा कि हमारा हित अपने एक जाति के साथ टिके रहने का नहीं है,
हम जो बाबा साहब कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट एज वन होमोजेनियस कम्युनिटी होना चाहिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के पहले जाटव महासभा उत्तर प्रदेश से बाबा साहब को सपोर्ट करती है और बाद में एमसी राजा भी बाबा साहब को सपोर्ट करते हैं। पश्चिम बंगाल, जो आज का पश्चिम बंगाल तब का बंगाल, वहां से जोगीनाथ मंडल बाबा साहब को सपोर्ट करते हैं। विदर्भा के जो बाकी जो लीडर है सेंट्रल इंडिया के, वो बाबा साहब को सपोर्ट करते हैं, जो पहले विरोध में थे बाद में समर्थन में भी आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वी एज ए वन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी कैन हैव मोर नेगोशिएशन विद द इंडियन स्टेट और दैट टाइम देन द ब्रिटिश स्टेट। लेकिन अगर आप कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट एक होमोजेनियस कैटेगरी नहीं है, वो हेट्रोजेनियस है, तो महार मातंग का केवल मसला नहीं है फिर, या फिर चमार वाल्मीकि का नहीं है। मेरी कास्ट है महार, मेरे कास्ट के अंदर 12 जातियां हैं अलग अलग, उनका मसला है। फिर जो मेरी कास्ट के अंदर मैं एक फलाना कास्ट हूं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि एक फलाना कास्ट विद इन महार ज्यादा आगे है और फलाना एक स्मॉल कास्ट विद इन शेड्यूल कास्ट पीछे है। आप उसका क्या करोगे? कोई ये कहता है कि विदर्भ का महार ज्यादा आगे है और कोई ये कहता है कि मराठवाड़ा का महार पीछे रह गया। आप उसका क्या करोगे? अगर आप रिजर्वेशन को वेलफेयर पॉलिसी की तरह ट्रीट करोगे, तो मैं कहता हूं फिर आप जाति के आधार पर क्यों कर रहे हो? आप जेंडर भी लाओ उसमें, क्योंकि शेड्यूल कास्ट में चमारों में, महारों में, वाल्मीकि में सबसे ज्यादा पीछे महिला है, तो फिर वहां पे और डिवाइड करो उसे। और वहां पर क्यों डिवाइड कर रहे हो? शेड्यूल कास्ट के अंदर जो फिजिकली डिसेबल्ड है वो उससे ज्यादा पीछे है, और वहां पर क्यों डिवाइड कर रहे हो? शेड्यूल कास्ट के अंदर जो ट्रांसजेंडर है वो महिलाओं से भी पीछे है, तो वहां पर भी एक डिवीजन लाओ। और वहां पर भी क्यों कर रहे हो? वहां पर उसके बाद में और भी अलग अलग आइडेंटिटीज है, उसके अगर आप इसको वेलफेयर की तरह ट्रीट कर रहे हो। बिकॉज व्हाट, हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ व्हेन ही अपीयर्स इन द पब्लिक, स्पेसिफिकली ऑन द प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म, he appears very well tuned with the political correctness. He talks about gender, he talks about caste, he talks about sexuality, he talks about disability, he talks about everything which one American liberals talk. A perfect white liberal, he is a perfect upper caste white, judge. But I want to ask, beyond this political correctness, I want to ask, हमारे चीफ जस्टिस को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि इस देश का 70% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट जो है वो लैंडलेस है। आप उनको लैंड देना चाहते हो? आपने कभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की कि इस देश के तथाकथित ऊंची जाति के लोगों ने, जमींदार जातियों ने, वो जमीन का कुछ हिस्सा शेड्यूल कास्ट को देना चाहिए। आपने ये बात कभी नहीं कही। आपका पॉलिटिकल करेक्टनेस कहां है? आपने कभी ये नहीं कहा कि ट्रेडिशनली इस देश का जुडिशरी अपर कास्ट के हाथों में रहा हुआ है, तो हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पॉलिसी बनाने को सरकार को कहते हैं, सरकार को निर्देश देते हैं कि शेड्यूल कास्ट का, और मैं कहता हूं शेड्यूल कास्ट का छोड़ दीजिए, आप ये कहिए, क्योंकि आप जैसे पॉलिटिकल करेक्ट है ना, बड़ा अच्छा लगता है। आप पहले कास्ट की बात करो, फिर जेंडर की बात करो, फिर क्लास। अभी मैं एकदम परफेक्ट हूं, क्योंकि मैं अभी जो आपकी बात कर दिया, मैंने उनकी भी कर दिया, सबकी कर दिया। अभी आप मुझ पर सवाल नहीं उठा सकते। आई एम परफेक्ट नाउ, लेकिन अंदर से मुझे देना कुछ नहीं आपको, है ना? तो अभी परफेक्ट है। मैं कहता हूं शेड्यूल कास्ट आदमी को छोड़ दो, मैं कहता हूं शेड्यूल कास्ट महिलाओं को जज बनाओ। शेड्यूल कास्ट महिलाओं को छोड़ दो, आप वाल्मीकि महिलाओं को जज बनाने की बात करो। आप वाल्मीकि महिलाओं को छोड़ दो, वाल्मीकि ट्रांसजेंडर को जज बनाने की बात कर दो। आप वाल्मीकि ट्रांसजेंडर को छोड़ दो, आप वाल्मीकि ब्लाइंड पर्सन को बनाने की कोशिश करो। आप जितनी कैटेगरी लेके आना चाहते हो, आपको पॉलिटिकल करेक्ट अच्छा दिखने के लिए उतना लेके आओ, बट यू विल नेवर डू दैट, बिकॉज दिस इज हाउ द पॉलिटिकल करेक्टनेस फंक्शन। पॉलिटिकल करेक्टनेस ऐसा ही काम करता है ना। मैं और ऋतु है, मैं इनको बोलूंगा मैं तो एकदम परफेक्ट इंसान हूं, लेकिन मुझे पता है 9 बजे ऋतु अकेले नहीं घूम सकती, तो मेरा पॉलिटिकल करेक्ट होके इनका कोई मतलब थोड़ी है। बीइंग अ वुमन इन कैपिटल लाइक दिल्ली, एक लड़की अकेले अगर नहीं घूम सकती है रात को 9 बजे, तो मेरा और इनके साथ जो मेरा पॉलिटिकल करेक्टनेस और महेश भर राहत है उनके लिए, कि मैं, और उस राहत में मेरा बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि नाउ शी कैन नॉट क्वेश्चन मी, एंड दिस इज हाउ पॉलिटिकल करेक्टनेस वर्क, कि सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा लेकिन रियल में कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए रियल सवाल क्या है, और रियल सवाल हमारे डिस्कोर्स के लिए भी है। हमारी पोजीशन ये है कि सब कैटेगराइजेशन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक इस देश की राज्य सरकारें और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात की सुनिश्चित नहीं कर देता कि जो शेड्यूल कास्ट सबसे पीछे है उनके लिए आप सेपरेट इंस्टीट्यूशन बनाओगे और उनको वेल्थ में हिस्सा दोगे। तब तक नहीं हो सकता, क्योंकि वो बैकलॉग जाएगा।
और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की कोई टिप्पणी नहीं की है कि अगर ए कैटेगरी से आपको कैंडिडेट नहीं मिला, जिसको आप हर जगह नॉट फाउंड सुटेबल कहते हो, जो जेयू भी उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल, जब हम प्रोटेस्ट करते थे, शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट ने अप्लाई किया तो नॉट फाउंड सुटेबल, शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ने अप्लाई किया तो नॉट फाउंड सुटेबल। हम ये कह रहे हैं कि जब आप किसी व्यक्ति को नॉट फाउंड सुटेबल कहते हो, उस पोजीशन को आप जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर देते हो। और पंजाब में ये हुआ है, वो सीटें पंजाब का, हाँ मैं बाद में आऊंगा दूसरे इस पर क्रिमी लेयर पे। मेरे पास कितना टाइम है? आई जस्ट टेक 10 मिनट्स मोर बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जजमेंट में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है सरकारों के लिए कि आप ये कहें कि अगर आपको ए कैटेगरी से व्यक्ति नहीं मिला, कैंडिडेट नहीं मिला, तो उसको आप जनरल में कन्वर्ट नहीं करोगे, उसको आप बी को दोगे। ऐसा लॉ बनना चाहिए, ये लॉ का पार्ट होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्रीमी लेयर की बात, जो बात करनी चाहिए थी वो नहीं की। और क्रीमी लेयर का आर्गुमेंट हमारे नागपुर के गवई, जिनके पिता शेड्यूल कास्ट समाज के लीडर थे, जिनकी राजनीति हमेशा से जो बोलते ना कि यहां से लेना वहां से देना जैसी चली, उनके लड़के हैं गवई जी। गवई जी को इंटर जनरेशन इतना बेनिफिट हुआ है क्योंकि उनके पिताजी राज्यपाल रह चुके हैं, और क्रीमी लेयर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रीमी लेयर पर आपने बात की, वो ये कहते हैं कि गरीब शेड्यूल कास्ट आरक्षण का फायदा नहीं उठा पाता। आंकड़े अलग कहते हैं, भारत सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा आरक्षण का फायदा गरीब शेड्यूल कास्ट ने उठाया। आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि आरक्षण 80%, अगर आरक्षण अगर होल 100% अगर कोई उसको देखता है, इंप्लीमेंटेशन यानी जो इंप्लीमेंट हुआ है उसको 100% ट्रीट करके अगर आप देखते हो, तो आपको यह पता चलेगा कि आरक्षण जो है सबसे ज्यादा इंप्लीमेंटेशन उसका वाला नौकरियों जो है 3rd क्लास और 4th क्लास में हुआ है। यानी अगर आप कह रहे हो कि आप आरक्षण लागू कर रहे हो, आप आरक्षण केवल और केवल 3री और 4थी श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण को लागू कर रहे हो, और वहां पर जो जाने वाले लोग हैं वो गरीब है। चपरासी कौन बनता है? आईएएस का लड़का बनता है क्या चपरासी? डॉक्टर का लड़का चपरासी बनता है? पंजाब सरकार के भी आंकड़े ये कहते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, पंजाब सरकार के आंकड़े कहते हैं 80% ए का जो पोजीशन है, आईएएस आईपीएस जो भी आप बड़े बड़े पोजीशन है, वो अपर कास्ट के पास है। और वही 80% आप नीचे आके देखते हो पूरा शेड्यूल कास्ट, उसमें वाल्मीकि छोड़ो, चमार छोड़ दो, 3rd और 4th श्रेणी की नौकरियां में शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा है। जहां पर वो क्लीनर है, जहां पर वो चपरासी है, जहां पे वो छोटे मोटे पोजीशन पे क्लर्क है, मैक्सिमम वो क्लर्क होगा। तो आंकड़े ये कहते हैं कि जो गरीब है वो आरक्षण का फायदा ले रहा है, क्योंकि आरक्षण केवल और केवल आप निचली नौकरियों में दे रहे हो, और जो ऊपर की नौकरियां है वहां पर आप आरक्षण लागू नहीं कर रहे हो। ठीक, खास करके टीचिंग जॉब्स में आप नॉट फाउंड सुटेबल करके और मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भारत सरकार का ये गृह मंत्रालय के आंकड़े कि कितना बैकलॉग है, यानी इतना ज्यादा बैकलॉग है कि मेरे ख्याल से अगर सुप्रीम कोर्ट का एक जज भी इसको पढ़ लेता तो दे विल, कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वो कर पाते, अगर वो मेरे नहीं, हमारे नहीं, अगर वो भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री के आंकड़े पढ़ लेते क्राइम के और खास करके रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन के, तो उनको ये पता चल जाता कितना ज्यादा बैकलॉग है बड़े पोजीशन पे। तो ये कहना कि गरीब शेड्यूल कास्ट आरक्षण का फायदा नहीं ले पा रहा है, ये डेटा के हिसाब से ये गलत नहीं, बट दिस इज लॉजिकल फैलेसी दैट नॉट जस्ट द इंडियन जजेस हैव दिस फैलेसी, बट दिस इज द कलेक्टिव विजडम ऑफ इंडियन अपर कास्ट। और कलेक्टिव विजडम, तो मैंने विजडम बहुत अच्छा शब्द है, दिस इज कलेक्टिव कंटेम्प्ट फॉर शेड्यूल कास्ट, और इस कंटेम्प्ट से, इस तिरस्कार की भावना से इस देश के ऊंची जातियों ने आरक्षण के प्रति एक बड़ा नैरेटिव सेट किया है, और वो सेम नैरेटिव सुप्रीम कोर्ट के जज अपने मुंह से बोल रहे हैं, और खास करके उनसे ज्यादा बुला रहे जो दलित है। क्योंकि जैसे होता है ना गांव में, आई डिड अ स्टडी ऑन पंचायत राज सिस्टम एंड दलित वुमेन पार्टिसिपेशन इन मराठवाड़ा। जो भी दलित विमेन असर्टिव है, सरपंच है, वो चाहते कि दलितों के एरिया में पानी की पाइपलाइन आनी चाहिए। मैंने जिन सरपंच को मिला जो असर्टिव दलित सरपंच थी,
उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंशियल मोशन लाया गया। किसके द्वारा? वहां के मराठों के द्वारा, जो लैंड ओनिंग कास्ट है, और वो जाति से दलित फीमेल को लाया गया वो बोल के कि तेरे को सरपंच बनाएंगे, लेकिन तू करेगी वही जो हम कहेंगे। ये तो छोटे से आपके गांव के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में होता है, तो अब बड़े लेवल पे क्या होता होगा। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको वही जजमेंट बुलवाना है तो गवई इज द बेस्ट पर्सन ना देना। क्रीमी लेयर की बात गवई से करा और फिर उसका सहारा लेते हुए एक ब्राह्मण जज बोलेगा बिल्कुल होना चाहिए क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट में। अरे भाई आंकड़े तो देख, आंकड़े तो कह रहे हैं कि 3rd और 4th में नौकरियां मिल रही है आरक्षण की, और वो गरीब शेड्यूल कास्ट ले रहा है। जो स्कूल में मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, जहां पे टीचर को सैलरी मिलती थी और आती थी ये समझ के कि पढ़ाना चाहिए क्योंकि मुझे सैलरी मिलती, आज स्कूल बंद है। और जब वो स्कूल बंद है तो हम जैसे गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। तो जो तमाम तरह का इतना बड़ा लोग है जो स्कूली एजुकेशन ही नहीं ले पा रहा है, तो वो आपको लग रहा है आईएएस बनेगा? वो तो अपना 10वीं 12वीं कैसे भी करके चपरासी बनेगा या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नौकरी करेगा। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि आंकड़े ये नहीं कहते हैं। तो द आर्गुमेंट दैट द रिजर्वेशन इज नॉट बेनिफिटिंग poorest of the poor among scheduled caste is false. Rather, रिजर्वेशन का बेनिफिट poorest of the poor ले रहे हैं, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। और डिस्क्रिमिनेशन के कारण पढ़ा लिखा शेड्यूल कास्ट ऊपर के पोजीशन के ऊपर आरक्षण नहीं ले रहा है, ये भी आंकड़े कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है, मैं कहता हूं इज नथिंग बट द जजमेंट ऑफ बैड बॉयज। इट्स अ बैड फेथ जजमेंट कि एकदम बैठे हुए हैं आप, ट्रीट यू आर एक्टिंग लाइक अ बैड बॉयज ऑफ अपर कास्ट। देयर इज नो विजडम, देयर इज नो डेटा, देयर इज नो इंपेरिकल रियलिटी। इट इज सिंपली कि मेरे मन को भाया मैंने बोला, बिकॉज दे आर नॉट साइटिंग एनी रिसोर्स, एनी रेफरेंसेस, रादर द गवर्नमेंट डेटा सेज a different reality. Now I'll come to the last point and then we'll finish our talk here because टाइम हो चुका है और हमको ये जगह खाली करनी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे विकास ने और आशुतोष ने हमारे शुरुआती अपने स्टेटमेंट में कहा कि अभी रिजर्वेशन की नौकरियां केवल 3% के आसपास रह चुकी है, प्राइवेटाइज हो चुका है। आई पर्सनली बिलीव एंड वी एज ऑर्गेनाइजेशन बिलीव दैट शेड्यूल कास्ट की नई जनरेशन को ये बात बहुत सोचने वाली है कि आप अगर रिजर्वेशन को और जाति को केवल आइडेंटिटी का मसला और संस्कृति का मसले तक अगर ट्रीट करोगे तो ये लड़ाई हमारी आने वाली जो हमारे 5-10 साल के बच्चे लड़कियां हैं उनके लिए लड़ाई हम हार जाएंगे। अगर इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाना है और इस लड़ाई को हमें जीतना है, और रिजर्वेशन को केवल रिजर्वेशन नहीं, इस देश का जो राज्य है, मॉडर्न स्टेट है, वो अपने आप को अगर मॉडर्न स्टेट कहता है तो सवाल पूछना पड़ेगा आपका और हमारा रिश्ता क्या है। और आप अगर संविधान कहता है कि आप और हमारा रिश्ता समानता का होना चाहिए, तो उस समानता को आप तब तक पूरा नहीं करते हो जब तक इस देश के सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, इस देश के पॉलिटिकल पार्टीज को आप अपना वेल्थ में हिस्सा नहीं मानते। एंड वी नीड टू ऑल्सो गो बियॉन्ड टू ट्रीट कास्ट मेयर एज अ कल्चरल आइडेंटिटी। वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द कास्ट इज ऑल्सो द मटेरियल क्वेश्चन। जाति एक मटेरियल मसला भी, बाबा साहब वर्ड इस्तेमाल करते मोनोपोली एंड कोलोनाइजेशन। बाबा साहब कहते कि जाति केवल आपको सांस्कृतिक लेवल पे गुलाम नहीं करता है, लेकिन आर्थिक लेवल पे भी आपको जो है मोनोपोली अपर कास्ट को देता है आपके बॉडी के ऊपर। मेरी बॉडी है लेबर करने के लिए, अगर मैंने बोला मैं आपके खेत में लेबर नहीं करूंगा देन देयर इज अ पनिशमेंट। तो हमें जो खास करके अर्बन लोकेलिटी में शेड्यूल कास्ट रह रहा है, जो अम्बेडकरेट रह रहा है, उसको ये कहना पड़ेगा कि सरकार को पूछना पड़ेगा, इस देश के सोकॉल्ड आधुनिक राज्य को पूछना पड़ेगा आपका और हमारा रिश्ता क्या है। और इसीलिए इस देश में अगर आप चाहते हो कि हम कोई अलग भूमिका ना ले, अगर आप चाहते हो कि हम सड़कों के ऊपर अपना आंदोलन ना करें, हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ना खड़े हुए, इस देश के सरकार के खिलाफ ना खड़े हुए, तो आप हमें जो है रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर दीजिए। और रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जो हमारे मस्तिष्क में हमें डालना पड़ेगा। पहली बात तो आरक्षण के बारे में, ये कोई भीख नहीं है, ये छोटा सा निगोशिएशन है इस देश के भारत राज्य के साथ में। क्योंकि जो हमारा समझौता हुआ था, बाबा साहब ने समझौता किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो समझौता आपने तोड़ा।
गांधी ने वो समझौता तोड़ा और हमें कहा गांधी ने कि ये अप्रकाश हिंदू आने वाले समय में इनका वर्ताव जो है, इनका बिहेवियर अनटचेबल के प्रति बदलेगा। मैं पूछना चाहता हूं इतने सालों के बाद क्या इनका वर्ताव हमारे प्रति बदला है? आप बताइए, बदला है? हाँ या ना? वर्स्ट हुआ है। जब इस देश का अप्रकाश का बर्ताव हमारी तरफ नहीं बदला तो जो अधिकार बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जीते थे, गांधी ने बोला उस अधिकारों को आप ठंडे बस्ते में डालो, हम नई शुरुआत करते हैं, पुनः पैठ करके आपको नया आरक्षण देते, हम भारत सरकार को, इस देश को जुडिशरी में कुछ चाहते। वो समझौता आपने पूरा किया कि नहीं किया? जवाब है आपने नहीं किया। और हमें ये समझौते की बात करनी चाहिए। भारत सरकार के साथ में, इस देश के राजनीतिक पक्षों के साथ में हमें समझौते की बात करनी चाहिए, ना कि झुक के ये करना चाहिए कि आपने हमें रिजर्वेशन दिया। नहीं, हम समझौता करना चाहते हैं आपके साथ में। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हमें आरक्षण नहीं देंगे और पूरा आरक्षण आप खत्म करेंगे सरकारी नौकरियों में, तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता है संपूर्ण क्रांति का। क्योंकि मेरे सर्वाइवल के लिए फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम संपूर्ण क्रांति का रास्ता नहीं चुनेंगे, उसके लिए कुछ निगोशिएशन आपको करने पड़ेंगे और पहला निगोशिएशन उसका होगा रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय सावित्री।